तो बायोलॉजिकल टेक्निक्स की क्लास है अभी। सैंपल कलेक्शन ऑफ एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। कोई क्वेश्चन हो तो एंड में फिर पूछ लें। ठीक है, ये आज का टॉपिक है आपका। तो इसमें हमने जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की थी वो भी सारी की सारी आ जाएंगी। इसके अलावा कलेक्शन कैसे कैसे करनी है एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स की या मरीन इनवर्टिब्रेट्स की, वो भी आप साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो ये बात है कि जो कलेक्शन है और प्रिजर्वेशन है इन्वर्टिब्रेट्स की या जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम उनकी टेक्सोनॉमिक स्टडी कर सकें, उनको ग्रुप्स में रख सके, उनकी स्टडी कर सके प्रॉपरली। ठीक है, उनके प्रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा। रूहा इंसान बन जाओ। और इसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स चाहिए। कलेक्शन के लिए आपने जब भी किसी इक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट को की कलेक्शन करनी है, उसकी प्रिजर्वेशन करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स चाहिए। अगर टेक्निक्स प्रॉपर नहीं होंगी तो फिर आपने जिस भी ऑर्गेनिज्म की कलेक्शन की है उसकी प्रिजर्वेशन करे तो वो उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की आप कलेक्शन करें उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर मौजूद है, वो किधर मौजूद है। तो अगर आपको लोकेशंस का क्लियरली पता होगा तभी आप कलेक्शन कर सकेंगे। ठीक है, अब इक्वेटिक या फिर मरीन कलेक्शन है तो जाहिर सी बात है, आपने मोस्टली देखा होगा जो सी डाइवर्स होते हैं जिस टाइप की वो ड्रेसिंग करते हैं उस ड्रेसिंग को स्कूबा कहते हैं। तो स्कूबा पहन के वो जाते हैं। उसी तरह ये जो आप मरीन पिक्चर्स देखते हैं जो उन लोगों ने ली होती है मरीन ऑर्गेनिजम्स की, फिशेस की, इसके अलावा जो वहाँ से मरीन ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करके लाते हैं, स्पॉन्जेस को, एकाइनोडर्म्स वगैरह को, तो ये वही स्क्यूबा पहन के ही वो लोग उसकी कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइलम पोरेफ्रा की कलेक्शन, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि स्पॉन्जेस हैं वो यूनिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, और ये जो है तो अगर आप इनकी एंसेस्टर्स को देखें तो ये मेटाजोन क्लास से बिलोंग करते हैं। इनमें टोटल 8,132 स्पीशीज हैं। एक मिनट दीजिए मुझे स्टूडेंट्स। अच्छा, तो रूहा को तो मीटिंग से रिमूव कर दिया है। अब अगर किसी और ने ऐसा किया तो उसके साथ भी यही होगा। अब पोरिफ्रा में जो स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस की काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। उनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी और इकोनॉमिक भी है। वो इकोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पॉन्जेस। इसके अलावा इकोनॉमी में भी, क्योंकि स्पॉन्जेस को काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस के लिए सेल किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है स्पॉन्जेस के। और इसके अलावा इनमें स्पेशल कॉलर सेल्स होते हैं, यूनिक कॉलर सेल्स, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए भी स्पॉन्जेस को प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा एकाइनोडर्म्स की जो है तो 6500 स्पीशीज़ हैं टोटल, और इसकी 6 क्लासेस हैं। तो ये एकाइनोडर्म्स जो है तो वो आपके पास सिर्फ ओनली एनिमल्स है, वाहिद एनिमल्स है एकाइनोडर्म्स के जिनमें म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अब म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये आपके पास वो टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, और उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो नर्वस प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी टिश्यूज़ की, उनको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम इंस्टेड ऑफ मस्कुलर सिस्टम। म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू क्या चीज़ है आपके पास? म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू आपके पास उस टाइप के टिश्यूज़ हैं। म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यूज़ आपके पास उस टाइप के टिश्यूज़ हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते, लेकिन इनको कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है, मस्कुलर सिस्टम नहीं कंट्रोल करता। और म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ और सिर्फ एकाइनोडर्म्स में है। ठीक है, तो ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। अब इस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि कौन सा ओनली एनिमल है जिसमें म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, तो काइनोडर्म्स। ठीक है, अब कलेक्शन और प्रिजर्वेशन स्पॉन्जेस की। तो स्पॉन्जेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनमें कोई भी ट्रू टिश्यू तो मौजूद है ही नहीं। ठीक है, ये ज़्यादातर स्पॉन्जेस एक्वेटिक होते हैं, उनमें कुछ जो है तो वो मरीन भी हैं।
अब ये इंटरटाइडल जोन में भी मौजूद है और हेडल डेप्थ्स में भी मौजूद है। इंटरटाइडल जोन्स क्या होते हैं, आप लोगों ने इकोलॉजी में पढ़ा भी होगा। इंटरटाइडल जोन्स जो सी शोर होते हैं, समंदर के किनारे होते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है। और हेडल डेप्थ क्या होता है? हेडल डेप्थ जब मरीन या फिर समंदर में 600 मीटर तक या 20,000 फीट तक जो डिप्थ होती है ना, जितना डीप होता है वाटर, तो उस रीजन को हेडल डेप्थ कहते हैं। तो इंटरटाइडल क्या, जो सी शोर है, और हेडल डेप्थ क्या, जो कि आपके पास 20,000 फीट तक डीप हो वाटर, उसे कहते हैं। तो वहां पर आपके पास स्पॉन्जेस मौजूद होंगे। अब स्पॉन्जेस को कलेक्ट करना है तो जाहिर है वहीं से कलेक्ट करेंगे जहां पर वो मौजूद होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कि स्पॉन्जेस मौजूद कहाँ पे होते हैं। स्पॉन्जेस जो है तो हार्ड रॉक्स पे मौजूद होते हैं। ये भी आपको पता होगा कि ज्यादातर स्पॉन्जेस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। सबस्ट्रेट ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर मोस्टली ये एनिमल्स खुद को अटैच करते हैं। कुछ जो है एलजी के पास मौजूद होते हैं, कुछ जो है तो बिल्कुल बॉटम पे जो सेडिमेंट लेयर होती है, जो सी बेड होता है उसके, उस पे मौजूद होते हैं। ठीक है। अब ये काफी ज्यादा डाइवर्स है और वेरिएबल वैरायटी में मौजूद है आपके पास, अनप्रिडिक्टेबल भी है। इसकी जो कलेक्शन है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। स्पॉन्जेस की कलेक्शन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है। स्पॉन्जेस की सॉफ्ट बॉडी होती है, काफी ज्यादा नाजुक होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपके पास स्पॉन्जेस मौजूद होते हैं। अब स्पॉन्जेस जो है तो वो एरेक्ट भी हो सकते हैं और मासिव भी हो सकते हैं। अब कुछ स्पॉन्जेस इतने बड़े बड़े होते हैं और बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं कि वो बिल्कुल इजीली आपको नजर आ जाते हैं कि यहाँ पे ये स्पॉन्ज मौजूद है। लेकिन अब कुछ ऐसे स्पॉन्जेस भी हैं कि वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। ठीक है। जैसे इंक्रस्टिंग स्पॉन्जेस जो हैं तो वो काफी ज्यादा छोटे हैं साइज में और उसी लोकेशन पे मौजूद रहते हैं। तो फिर उसकी एग्जांपल भी दी गई है यहाँ पे, पिक्चर में शो किया गया। ये स्पॉन्जेस ये काफी ज्यादा स्मॉल है साइज में। अब स्पॉन्जेस को रिमूव किया जाता है सबस्ट्रेट से, या जहां पर भी वो अटैच है किसी रॉक के साथ, सबस्ट्रेट के साथ, सी बेड पे अटैच है, नाइफ की मदद से या तो सी डाइवर्स उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। या तो उसको नाइफ की हेल्प से रिमूव कर लेते हैं या चाइजल की हेल्प से। अब चाइजल क्या चीज़ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी नाइफ की तरह का ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये आपके पास चाइजल है, इसको भी कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो नाइफ या फिर चाइजल को यूज किया जाता है स्पॉन्जेस की कटिंग के लिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने इतना ही पढ़ा कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो सी एक्वेटिक मरीन एनिमल्स है, उनकी हमने कलेक्शन और प्रिजर्वेशन क्यों करनी है, उसकी टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस की वजह से स्टडी के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पॉन्जेस है, एकाइनोडर्म्स है, इनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अभी हम पहुंचे कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ 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 मौजूद रहते हैं स्पॉन्जेस। अभी पढ़ रहे हैं कि इन्हीं स्पॉन्जेस को कैसे कलेक्ट करना है। तो कलेक्शन के लिए जहां ये मौजूद है, इनको विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ और अ चैजल आपने उधर से कट कर देना है। या फिर प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स को भी यूज किया जा सकता है इसकी कटिंग के लिए, इसकी रिमूवल के लिए। मतलब एक क्लॉथ को पकड़ा हाथ में, प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स होते हैं और उसकी हेल्प से इसको रिमूव कर देते हैं उधर से। अब ज्यादातर स्पॉन्जेस इंसानों के लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है। क्यों? ये फिजिकल डैमेज भी काज करते हैं। इसके अलावा ये इस तरह का म्यूकस सिक्रीट करते हैं या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कुछ स्पॉन्जेस सिक्रीट करते हैं कि जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो जाता है। डर्मेटाइटिस क्या होता है? स्किन इरिटेशन को डर्मेटाइटिस कहते हैं। अब जो न्यूफिब्युलेरिया स्पीशीज हैं स्पॉन्जेस की, वो ज्यादातर डर्मेटाइटिस काज करती हैं। तो मतलब जो बंदा कलेक्शन कर रहा है, जिसने कलेक्ट करना है, कटिंग करनी है, प्रिजर्वेशन के लिए ला रहा है, तो उसने अपनी भी केयर करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स और म्यूकस सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है। अब स्पेशल केयर करनी है जब आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि कलेक्टर को भी और जिस स्पेसिमेन को आप कलेक्ट करें उन दोनों को डैमेज ना पहुंचे। ठीक है। कलेक्शन के फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पीशी, या आप उन्हें किस तरह की स्टडी करनी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। कुछ इस तरह से होता है कि फुल जो स्पेसिमेन होता है पूरे के पूरे को ही कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसा होता है कि छोटे छोटे से स्ट्रिप्स उनके कलेक्ट कर लेते हैं, या जो समंदर के बिल्कुल किनारे पे जो मौजूद होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसा होता है कि पार्ट्स लिए उस ऑर्गेनिज्म के, पूरे स्पॉन्ज को नहीं लिया या पूरे अकाइनोडर्म को नहीं लिया, उसके कुछ पार्ट को लिया और उसकी जो है तो प्रिजर्वेशन की, कलेक्शन के लिए उसको हटा दिया।
अब आपने क्या करना है कि आपने स्पॉन्जेस काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर लिए, तो सारे के सारे स्पॉन्जेस को एक ही जार में नहीं डालना, सबको डिफरेंट डिफरेंट जार में डालना है, ताकि एक दूसरे के साथ उनकी स्पिक्यूल कॉन्टिमिनेशन ना हो। स्पिक्यूल क्या होते हैं? जो स्केलेटन होता है स्पॉन्जेस का, तो वो कॉन्टिमिनेशन काज करते हैं, ख़राब कर देते हैं, एक का स्पिक्यूल दूसरे के स्पिक्यूल को डैमेज कर देता है। इसके अलावा पॉलीथीन बैग काफ़ी आइडियल हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है जब इनको कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट पॉलीथीन बैग्स में डालें। पॉलीथीन बैग्स क्या है? जो नॉर्मल शॉपर्स आप घरों में यूज़ करते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। अब स्पॉन्जेस को नाइफ की मदद से आपने कट कर दिया, उधर से कलेक्ट कर दिया, तो अब इनको प्रिजर्व कैसे करना है? जैसे ही आपने स्पॉन्ज को कलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने इमीडिएटली उसको फ्रीज कर देना है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो कुछ घंटों तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। या फिर उस स्पॉन्ज को जिसको आपने कलेक्ट किया, उसको 80 से लेके 90% इथेनॉल के सॉल्यूशन में डाल देना है। ठीक है, या फिर फॉर्मल्डिहाइड का जो 5% बफर्ड सॉल्यूशन होता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो फिर ब्रीफ पीरियड के लिए प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। इथेनॉल इज़ मच मोर बेटर। ठीक है, इथेनॉल ज़्यादा बेटर है। अब कैलकेरियस स्पॉन्जेस जो होते हैं, कैलकेरियस स्पॉन्जेस को आप फॉर्मल्डिहाइड में प्रिजर्व नहीं कर सकते। मतलब ऐसे स्पॉन्जेस जिनमें कैल्शियम की डिपोजिशन हुई होती है, जिनके ऊपर कैल्शियम के स्केलेटल सिस्टम मौजूद होते हैं, उनको फॉर्मल्डिहाइड से प्रिजर्व नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि स्पॉन्जेस को सनलाइट में प्रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन अगर सनलाइट में प्रिजर्व करेंगे, ड्राई प्रिजर्वेशन करेंगे, डेसिकेशन करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है कि स्पॉन्ज तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में मौजूद होते हैं। तो अगर उस तरह से प्रिजर्वेशन करेंगे, एक तो ये कि स्पॉन्ज अपना कलर लॉस कर देगा सनलाइट की वजह से, उसके अलावा स्पंज का जो ओरिजिनल शेप होता है, जो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, वो भी लॉस हो जाती है। ठीक है, और जब उसकी मॉर्फोलॉजी और कलर लॉस हो जाता है उस स्पॉन्ज का, जिसको आपने सनलाइट में प्रिजर्व किया है, तो उसकी वजह से वो फिर बेटर नहीं होता कि आप उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकें। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए वो अनसूटेबल होता है। अब कुछ सैंपल्स होते हैं जिनको आप डीएनए की एक्सट्रैक्शन के लिए कलेक्ट, अब ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनको डीएनए की एक्सट्रैक्शन के लिए कलेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे स्पेसिमेन को नहीं लेते, उसको कट कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में स्पॉन्ज को, और फिर अल्कोहल में उसको डाल देते हैं। फिर उस अल्कोहल को कुछ कुछ घंटे बाद चेंज करते रहते हैं, उसकी वजह से स्पेसिमेन कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब वाटर उससे रिमूव हो जाता है। ये हम कब करते हैं? जब हमने डीएनए की एक्सट्रैक्शन किसी स्पॉन्ज से करनी है, तो उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके अल्कोहल में डाल देना है, और अल्कोहल को कुछ कुछ घंटे बाद चेंज करना है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पॉन्ज होगा उससे वाटर कंप्लीटली एवोपोरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब कुछ ऐसे जो कि जिनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्केलेटल फाइबर्स हैं, मतलब स्केलेटन सिस्टम उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कुछ स्पॉन्जेस का, तो उनको अगर आप फ्रेश वाटर में डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। उनको आप फ्रेश वाटर में रख ही नहीं सकते, उनको जिस वाटर से आपने उनको कलेक्ट किए, वही मरीन वाटर आप उसके लिए लेंगे और उसमें रखेंगे। अब आपके पास मरीन वाटर नहीं है, तो क्या करना है? आपने पोटेशियम परमैंगनेट को या फिर सोडियम मेटा बाइसल्फाइड को यूज़ करना है उसकी वॉशिंग के लिए। ठीक है, ताकि वो खराब ना हो। अब ऐसे स्पॉन्जेस जिनके फाइबर स्केलेटन्स हैं, उनको आपने अगर फ्रेश वाटर में डाला वो खराब हो जाएंगे, इसलिए उनको सॉल्यूशन से ट्रीट करना है। कौन से सॉल्यूशन से उनकी वॉशिंग करनी है? पोटेशियम परमैंगनेट से या फिर पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड से। ठीक है, तो इससे उनको वॉश करेंगे तो फिर वो डिटोरियरेट नहीं होंगे, वो खराब नहीं होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब आप इसकी वॉशिंग कर लेंगे, तो जो इसके स्केलेटल फाइबर्स पे सैंड पार्टिकल्स अटैच हैं या कोई भी डेब्रिज वगैरह अटैच है, वो सारी की सारी क्लीन हो जाएंगी। या कोई बैक्टीरियाज वगैरह है, जो भी इनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं, सबको सब रिमूव हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन स्पॉन्ज आपके पास आ जाएगा। ये हो गई कलेक्शन ऑफ स्पॉन्जेस। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एकाइनोडर्म्स। तो हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि इनकी 6500 लिविंग स्पीशीज है एकाइनोडर्म्स की, और ये इंटरटाइडल जोन्स पे है। इंटरटाइडल जोन क्या? जो सी शोर होता है,
और इसके अलावा जो काफ़ी डीपेस्ट रीजन्स हैं ओशन के, वहाँ पर भी ये मौजूद है। अब इनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लिविंग एनवायरनमेंट पे इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वाहिद वो एनिमल्स हैं जिनमें म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। फिर यहाँ पे एक फेदर स्टार जो कि एक इकाइनोडर्म है वो दिखाया गया है आपको इमेज में। अब कहते हैं कि आप ज़्यादातर इकाइनोडर्म्स को डायरेक्टली अपने हाथों से कलेक्ट कर सकते हैं। जो काफ़ी छोटे-छोटे इकाइनोडर्म्स होते हैं, उनको फोर्सेप्स की हेल्प से, जिसको आप ट्वीज़र भी कहते हैं, प्लकिंग वगैरह के लिए जो यूज़ होता है, उसको फोर्सेप्स कहते हैं। उसको यूज़ करके जो ज़्यादा छोटे-छोटे स्मॉल इकाइनोडर्म्स होते हैं, उनको उससे कलेक्ट किया जाता है और वैसे इकाइनोडर्म्स को हाथों से ही कलेक्ट कर लिया जाता है, नेकेड हैंड्स से। इसके अलावा ज़्यादातर इकाइनोडर्म्स जो हैं आपके पास क्रिप्टिक हैं। क्रिप्टिक का क्या मतलब है कि मतलब इनमें कैमोफ्लेजिंग की एबिलिटी है, ठीक है? क्रिप्टिंग का मतलब है कि इनमें कैमोफ्लेजिंग की एबिलिटी है ज़्यादातर जो इकाइनोडर्म्स हैं आपके पास। और इसके अलावा नॉकटर्नल है, मतलब इनका नाइट हैबिटेट है, रात को ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन को अनएक्टिव होते हैं। सब के सब नहीं, लेकिन ज़्यादातर इनमें, ठीक है? ज़्यादातर जो है तो सबस्ट्रेट पे रहते हैं और कुछ जो है इकाइनोडर्म्स ऐसे होते हैं कि वो पैरासिटिक होते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। अब इनमें ब्रिटल स्टार्स हैं, सी ककम्बर्स हैं, सी अर्चिन्स हैं, वो सारे के सारे जो सी ग्रासेस होते हैं या फिर सॉफ्ट सेडिमेंट्स जो होते हैं सी बेड में, उन पे मौजूद होते हैं। या सी ग्रासेस की रूट्स पे मौजूद होंगे या फिर सॉफ्ट सेडिमेंट्स पे मौजूद होते हैं। ब्रिटल स्टार्स, सी ककम्बर, सी अर्चिन्स, ये सारे के सारे। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी की गई है कि स्क्यूबा इज यूज्ड फॉर कलेक्शन। मतलब ये है इसका कि जब स्क्यूबा को पहनते हैं, स्क्यूबा क्या है, वो प्रॉपर ड्रेस जिसको सी डाइवर्स पहनते हैं, उसको पहन के ही जाएंगे तभी कलेक्शन करेंगे, वैसे तो समंदर में जाके कलेक्शन नहीं कर सकते ना। इसके अलावा इकाइनोडर्म्स वाटर के सरफेस के नीचे जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। और स्लैब्स ऑफ कोरल रबल्स, जो कोरल रीफ्स होते हैं वो बिल्कुल एक फर्श की तरह का लेयर बना लेते हैं, उसको कोरल रबल्स कहते हैं, ठीक है? तो कोरल रबल्स के नीचे मौजूद होते हैं या फिर वाटर के अंदर जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे भी कुछ इकाइनोडर्म्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए उनकी एक्सट्रैक्शन रॉक्स के चंक्स से या फिर एल्गी के जो सबस्ट्रेट होते हैं जिसके साथ यही इकाइनोडर्म्स अटैच हैं, उधर से की जाती है। अब इनको कंटेनर्स में डाला जाता है, सी वाटर के साथ ही ये जो इकाइनोडर्म्स होते हैं इनको कंटेनर्स में डाला जाता है, लेकिन ऐसे मीडियम में जो कि हाइपोक्सिक हो। हाइपोक्सिक उसे कहते हैं कि जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो, या इसके अलावा आपने जिस कंटेनर में इसको डालना है उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन में फॉर्मेलिन या फिर अल्कोहल को डालना है, ठीक है? ताकि उसकी वजह से एनिमल निकल आए बाहर इन्हीं रॉक्स वगैरह से, ठीक है? जिस रॉक से या जहाँ पर भी आपने कलेक्शन करनी है वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने या तो कंटेनर में इनको डाल देना है जो हाइपोक्सिक हो, या किसी रॉक से या सेडिमेंट से इसकी कलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अल्कोहल या फिर काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन में आपने फॉर्मेलिन डाल देना है, तो उसकी वजह से इरिटेशन काज होगी और ये एनिमल्स अंदर डीप इनसाइड से निकल के बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो आप इसको कलेक्ट कर लेंगे इजीली, क्योंकि अंदर इसको अंदर ये नहीं रह पाएगा, इरिटेशन होगी इसको इस केमिकल्स की वजह से, तो ये निकल के आ जाएगा। अब जब आपने प्रिजर्व करना है स्पेसिमेंस को तो उसके लिए आपने 70% अल्कोहल को लेना है और बिल्कुल टाइटली सील्ड कंटेनर लेना है। ऐसा जार लेना है जो कि काफ़ी टाइटली बंद हो ऊपर से और उसमें 70% अल्कोहल यूज़ हो। फॉर्मेलिन को भी ज़्यादातर इकाइनोडर्म्स की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब सी ककम्बर को अल्कोहल में प्रिजर्व किया जाता है उसकी कैलकेरियस ऑजिकल्स की वजह से। कुछ काइनोडर्म्स की ड्राई प्रिजर्वेशन भी हो सकती है। अब स्पॉन्जेस के केस में तो हमने पढ़ लिया कि इनको आप ड्राई प्रिजर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ड्राई प्रिजर्व? इस वजह से नहीं कर सकते कि उनका कलर, उनका शेप खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि काइनोडर्म्स को आप ड्राई प्रिजर्व कर सकते हैं। अब म्यूजियम के लिए अगर आपने क्वालिटी स्पेसिमेंस की कलेक्शन करनी है तो सबसे पहले आपने एनिमल को प्रॉपरली क्लीन कर देना है, काफ़ी आराम से जेंटली, ताकि उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स है या डेब्रिज मौजूद हैं तो उनको हटा देना है। सी वाटर से आपने क्लीन कर देना है इसको। इसके बाद एनिमल को रिलैक्स करना है, ठीक है?
सबसे पहले आपने रिलैक्सेशन के लिए क्या करना है, एनेस्थीसिया देना है, फिर उनको कवर्ड ट्रेज़ में रखना है और ऐसी जगह पे रखना है कि इन पे लाइट ना पड़े। उसके बाद इनको मैग्नीशियम क्लोराइड में या मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशंस में डाल देना है। तो उसकी वजह से इन एनिमल्स की काइनोडर्म्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। अब आपने अगर किसी के टिश्यूज़ की स्टडी करनी है, हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस किसी काइनोडर्म की करनी है, तो उस केस में आपने ज़्यादा सूटेबल है कि उसको मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से ही उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसको रिलैक्स करना है। अब प्रिजर्वेशन के लिए 70% इथेनॉल ही यूज़ होता है, लेकिन कभी-कभार फॉर्मेलिन को भी यूज़ कर लेते हैं। जब टेंटिकल्स जो है काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, सी ककम्बर के आपने रिलैक्सेशन कर ली। 1 मिनट, ये कुछ स्टूडेंट्स, अच्छा। सी ककम्बर रिलैक्स हो गया, आपने उसकी रिलैक्सेशन कर ली इन केमिकल से, तो उसके बाद क्या होगा कि उसी ककम्बर के जो ऑर्गेनिज्म है उसने उसको आपने रिलैक्स कर लिया, तो उसको आपने फिर रिलैक्सेशन के बाद अल्कोहल में ट्रांसफ़र कर लेना है। जैसे हमने प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में पढ़ा था कि पहले ऑर्गेनिज्म को रिलैक्स करना है, उसके बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल में डाल देना है। तो इसको भी पहले रिलैक्स करेंगे, रिलैक्सेशन के बाद सी ककम्बर को ट्रांसफ़र कर देंगे अल्कोहल में प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है? अब हमने पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थिक कैल्केरियस शेल है या उस पे शेल मौजूद है या उनकी काफ़ी ज़्यादा थिक स्किन है, तो उनको आपने अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट करना है ताकि वो अंदर से ख़राब ना हो जब आपने उसे प्रिज़र्व करना है। तो इसी तरह यहाँ भी कह रहे हैं कि ऐसे जो काफ़ी थिक वॉल वाले काइनोडर्म्स हैं, तो उनको आपने इंजेक्ट कर देना है अल्कोहल ताकि वो प्रिज़र्व हो सके प्रॉपर्ली। अब सी कुकम्बर के लिए 95% अल्कोहल को इंजेक्ट किया जाता है उसके एनस के एरिया से। हाइपोडर्मिक सिरिंज इसको कहते हैं कि जब स्किन के अंदर कोई इंजेक्शन लगता है, तो हाइपोडर्मिक कली इंजेक्ट करना है उसमें 95% अल्कोहल को थ्रू द एनल ओपनिंग ऑफ द सी ककम्बर। उसकी एनल ओपनिंग से इंजेक्ट करेंगे 95% अल्कोहल को। अब सी अर्चिन्स को आपने क्या करना है कि सी अर्चिन्स को आपने लेना है और उसके बाद सी वाटर के से निकाल के डायरेक्टली उनको डाल देना है अल्कोहल में प्रिजर्वेशन के लिए। ज़्यादातर एकाइनोडर्म्स को 5 से लेके 10% फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है? इनिशियल जो प्रिजर्वेशन होती है फॉर्मेलिन में वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जो बड़े-बड़े स्पेसिमेंस हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए जैसे कि सी स्टार्स हैं, सी अर्चिन्स हैं और फिर उनके बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अल्कोहल में। अब अगर आपने एक्सेस ऑफ फॉर्मेलिन को या साल्ट को किसी भी स्पेसिमेन से रिमूव करना है, तो आपने उस स्पेसिमेन को पूरी रात के लिए भिगो के रख देना है डिस्टिल वाटर में। जब आपने उसको अल्कोहल में ट्रांसफ़र करना है, उससे पहले इसकी हेल्प से क्या होगा कि उससे फॉर्मेलिन और साल्ट रिमूव हो जाएँगे, जब आप उसको पूरी रात के लिए सोक कर लेंगे। ठीक है? अब अल्कोहल को आप लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इसकी वजह से उनका स्केलेटन भी ख़राब नहीं होता और सॉफ्ट टिश्यूज़ भी ख़राब नहीं होते। और स्केलेटन को और सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंटली होती है। ठीक है? अब डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए क्या होता है कि आम या फिर आम पोर्शन लिया जाता है एस्ट्रॉइड्स का। ठीक है? जो आपके पास स्टार फिशेज़ हैं उनके आम का या आम का कोई पोर्शन लिया जाता है और होलोथोरियंस जो है तो सी ककम्बर को कहते हैं या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट लिया जाता है। सी ककम्बर का हमने पहले भी पढ़ लिया था कि कोई पार्ट लेंगे उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड करके फिर उसकी प्रिज़र्वेशन करेंगे। ठीक है? अब कंक्लूजन पढ़ते हैं कि जो भी हमने पढ़ा उस सब में क्या हुआ। सबसे पहले कलेक्ट करना है और प्रिज़र्व करना है एक्वेटिक एनिमल्स को उनकी टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। अब कि डैमेज ना हो उस बंदे को जो कलेक्ट कर रहा है और जो स्पेसिमेन है उसको। तो इसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स चाहिए होती हैं। अब स्पॉन्जेस और एकाइनोडर्म्स की कलेक्शन के लिए जो प्रॉपर सूट पहनना है, स्क्यूबा उसको यूज़ करना है। अब सिंपल इक्विपमेंट्स ही यूज़ होते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए कलेक्शन के लिए, फोर्सेप्स चाहिए, ठीक है? इसके अलावा नाइफ़ या चेज़ल को यूज़ किया जाता है कलेक्शन के लिए, ठीक है?
और कलेक्टर को भी काफ़ी ख़्याल करना होगा कि जब वो कलेक्शन कर रहा है स्पॉन्जेस वग़ैरह की, ताकि उसको स्किन इरिटेशन या कोई और प्रॉब्लम ना हो। अब स्पॉन्जेस की प्रिजर्वेशन के लिए इथेनॉल ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल्डिहाइड, और एकाइनोडर्म्स के लिए फॉर्मेलिन को भी नॉर्मली यूज़ किया जाता है, लेकिन सी ककम्बर के लिए फॉर्मेलिन को यूज़ नहीं किया जाता। और बड़े जो एकाइनोडर्म्स होते हैं उनको भी फॉर्मेलिन में ही प्रिजर्व किया जाता है पहले, और फिर उनको अल्कोहल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। अभी मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ और आप लोग क्वेश्चंस कर लें।